नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल बागड़े ने नागौर के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर समुचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बेहतरीन क्रियान्वयन करें। शिक्षा नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दें और शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पौधे लगाएं और घने जंगल के रूप में विकसित करें। पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अधिकाधिक पौधारोपण करें और प्रयास करें कि छायादार पौधे लगाएं। इसी के साथ राज्य वृक्ष खेजड़ी का संरक्षण संवर्धन करने के निर्देश भी राज्यपाल बागड़े ने दिए। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास को गति मिले और अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। यहां की क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा दें ताकि रोजगार के बेहतरीन अवसर सृजित हो। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को लाडनू स्थित जैन विश्व भारती संस्थान के 35वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। प्राचीन ज्ञान के आधुनिकीकरण के साथ हम सभी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करें। उन्होंने आचार्य तुलसी को याद करते हुए उनके अणुव्रत आंदोलन और नशा मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों से प्रेरणा लेकर नशा मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान समुद्र समान है, हमें बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहिए और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान शिक्षा, खेल, शोध और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और संस्थान के शिक्षकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राज्य में हो रहे विकास कार्यों से भी रूबरू करवाया। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष बाजूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक राजेंद्र पारिक सहित अन्य विधायकगण मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए नेगेटिव बोलते हैं और ये अनावश्यक बात कर सिर्फ सुर्खियों में रहने का काम करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। वे विधानसभा आए पर सदन में नहीं आए, बस मीडिया के सामने ही उपस्थित रहे। उन्हें विधानसभा में आकर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उनको सरदारपुरा की जनता ने मौका दिया पर वे सदन के अंदर तक नहीं आए। वे सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी को हवा देने का काम करते हैं। जोगराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और सरकार कांग्रेस के रहमो करम पर नहीं बनी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उसे मौका देंगे। जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान की जनता ने आपकी पार्टी को एक बार 1998 में मौका दिया था पर आपको अन्य योग्य नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। नेतृत्व भी किया है। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके जो लोग बटोरते हैं वो बात विधानसभा में कहते। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता, हमारी आलोचना समालोचना विकास के मुद्दे पर सुझाव देते। परंतु ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय मुद्दों पर आके कभी बात नहीं करें।
और हमारा ये मानना है कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, विधानसभा के फ्लोर में आना चाहिए, विधानसभा में आकर पटल पर आकर के अपनी बात कहनी चाहिए। न केवल 8 करोड़ जनता सुनती है, बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जो जुड़ा हुआ है, विधानसभा की प्रक्रिया उससे जुड़ता है, उन्होंने इस संबंध में कोई नहीं किया और गुटबाजी को हवा देने का प्रयास किया। एक समय था तब जो हमारे प्रतिपक्ष का नेता है आदरणीय जूली साहब, जो हमारे एक वर्ग से आते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर एक शक्ति अध्यक्षी हुई, उनको बोलने का मौका मिला और काफी दिन तक हमने इस बात को रखा। तो आज उसका काउंटर करने के लिए माननीय अशोक गहलोत जी आए हैं। अब कल से देखना आप, तो विधानसभा जब भी चलेगी तो वो इसीलिए आए हैं कि जूली जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर में बोल रहे हैं। आज उनको बताना चाहिए था कि महामहिम के अभिभाषण पर आचार्य जूली साहब को बोलने क्यों नहीं दिए। उनको आज बताना चाहिए था कि क्या कांग्रेस पार्टी बैठकर ये तय नहीं कर सकती कि हमारे जो एक गरीब परिवार का एक बड़ा व्यक्ति आज प्रतिपक्ष का नेता बना है, एक वर्ग से आता है, उनको बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा। और जब वो एक शक्ति यहाँ आती थी तो बार बार वही हावी क्यों हो जाती थी। और इसमें पीछे छप्पे या हाथ किसका था या आश्रय किसका था, वो बताना चाहिए। मीडिया के भाइयों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं आज 2-3 सवाल माननीय अशोक गहलोत जी रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने मौका दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मौका देते तो मौका जूली साहब को बोलने का देते, मतलब जबरदस्ती हमने मौका दिया, हमने विषय उठाया और वो शक्ति अध्यक्ष दी। हम उनके रमो करम पर सरकार में नहीं आए, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए, कामकाज के आधार पर सरकार में आए। और हमारा 1 वर्ष से करीब जो ज्यादा शुरू हुआ 1-2 महीना, उसके काम के आधार पर जनता में हमारी छवि बनी। अगर मौका देते तो विधानसभा में जब आप नेता सदन थे तो घटते घटते संख्या 21 में होगी। अगर आप सदन के नेता थे, जितनी बार हुई, तब आपकी सरकार क्यों गई। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मौका नहीं दिया गया है। हमने मौका काम के आधार पर, संकल्प के आधार पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के संकल्प शक्ति के आधार पर मौका लिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आम जन का हमारा आशीर्वाद है। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रक से 315 किलो गांजा जब्त किया गया है। बता दें कि ट्रक से 315 किलो गांजा जब्त किया गया है। ट्रक में रबर के बीच 315 किलो गांजा बरामद किया गया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नारकोटिक्स विभाग और पुलिस टीम की बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 315 किलो गांजा जब्त किया गया है और ट्रक में रबर के बीच गांजा छुपाया गया था। और देखिए, बड़ी ही यहां पर लेकर जाया जा रहा था, 315 किलो बताया जा रहा है, जहां बड़े ही शातिराना अंदाज के साथ इस गांजे को ले जाया जा रहा था। लेकिन नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की नजर पड़ी और पूछताछ की तो पकड़े गए, और जहां पर ट्रक में रबर के बीच इस गांजे को छिपाया गया था। और आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपलब्ध कराने का कार्य करता है। वर्तमान सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से गरीब और कमजोर वर्ग को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, महंगाई पर नियंत्रण और पारदर्शिता के साथ स्थानीय रोजगार का सृजन करना भी है। बीजेपी सरकार का आपलो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 गरीब कल्याण और सबका विकास के मूल मंत्र पर आयोजित है। इन उद्देश्यों को और अधिक सार्थक करने और राजस्थान सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा पहल करते हुए राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्र में विधायकों और जनप्रतिनिधिगणों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगे गए हैं। सरकार द्वारा इस पहल का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना एवं बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ साथ गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला सलाहकार समिति जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड अग्रणी बैंक, राजीविका, क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक सहित विभिन्न बैंकों और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सरकारी योजनाओं के तहत गरीब कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को अधिकतम वित्त पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सीईओ ने जिले में 69% वार्षिक ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया है और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक अखिलेश तिवारी ने बैंकिंग लोकपाल प्रणाली की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया, तो वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दयानंद काकोड़िया ने कृषि ऋण प्रवाह और निवेश योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। जयपुर में राज्य टीबी अनुभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। इनका चयन ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के आधार पर किया गया था। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ब्यावर जिले के निकिता, द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से भीलवाड़ा जिले के भावना और सलबी और हनुमानगढ़ के प्रणय गोयल रहे और तृतीय स्थान पर अजमेर जिले से सुमन रावत रही। राज्य टीबी अभियान की जानकारी का प्रचार करना था। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता और समयबद्धता और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित रूप से त्रिस्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जा रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस बीच आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने फरियादियों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत करने, स्वीकृति खालों के निर्माण, रास्ते खुलवाने और 12 बंकी गंदे पानी की निकासी जैसे समस्याओं के साथ साथ राजस्व, विद्युत, जलदाय, शिक्षा और चिकित्सा विभागों से संबंधित कुल 47 परियोजनाएं प्राप्त हुई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में पुरानी पेयजल टंकी से पेयजल सप्लाई होता था, परंतु नवनिर्मित पेयजल टंकी की अत्याधिक दूरी होने से घरों में पेयजल सप्लाई हो रहा है। जिला कलेक्टर ने पीएचईडी एईएन को 2 दिन समाधान के निर्देश दिए हैं। पीएचई एक्सीएन ने बताया है कि मौके पर जेईएन के निरीक्षण किया है। शीघ्र ही पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर रानिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। इस बीच जिससे कि परिवादियों की समस्याओं का समाधान हो सके, उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, सभी परिवादों का निस्तारण के लिए फॉलोअप किया जाए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और उपखंड स्तरीय अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें, जिससे कि अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सके। डूंगरपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल आयोजित की। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी खुलवाने, टिंगरवाड़ा में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने, विद्यालय के जर्जर भवन का मरम्मत करवाने परियोजनाएं प्रस्तुत की और इसी के साथ कलेक्टर ने अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। धौलपुर में 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए एक वाटिका में पोस्टर का विमोचन किया गया। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि 6 अप्रैल तक शहर को भव्य तरीके से सजाया जाएगा।
जगह जगह स्वागत किया जाएगा और समाजों को एकजुट कर एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण भगवा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पोस्टर विमोचन में शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग, संरक्षक महंत हनुमान दास, जिला सह संयोजक नरेश कुमार, जिला गौरक्षा प्रमुख दीपक सह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां धौलपुर में 6 अप्रैल यानी रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए एक वाटिका में पोस्टर का विमोचन किया गया, जहां पर शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया है कि 6 अप्रैल तक शहर भव्य तरीके से सजाया जाएगा। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। सभी समाजों को एकजुट कर एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण भगवा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पोस्टर विमोचन में शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग, संरक्षक महंत हनुमान दास, जिला सह संयोजक नरेश कुमार, जिला गौरक्षा और इसी के साथ साथ जिला प्रमुख दीपक सह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे धौलपुर से, जहां रामनवमी शोभा यात्रा पर पोस्टर का विमोचन किया गया है और इसी के साथ साथ शोभा यात्रा संयोजक के दौरान गिरीश गर्ग भी यहां पर मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें आपको हम धौलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और इस बीच भगवा में हर जगह दिखाई दिया। पोस्टर विमोचन में शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग, महंत हनुमान दास भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक पोस्टर के जरिए देखिए यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी है और शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया है। को सफल बनाने के लिए वाटिका में पोस्टर का यहां पर विमोचन किया गया है। 6 अप्रैल को यहां पर भव्य तरीके से रामनवमी का जो पर्व है उसे मनाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही पोस्टर विमोचन किया गया है और इसके जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की परिकल्पना को साकार करने में निरंतर कार्यशील हैं। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार आयुर्वेद के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां हासिल करने वाले चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को दिया जाता है। आयुष मंत्रालय ने 2017 में आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की और धन्वंतरी पुरस्कारों के लिए नामांकन गृह मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार पीने के पानी पर सरकारी नियंत्रण लगाने के लिए काला कानून लाने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार बोरिंग करने के लिए अब परमिशन लेना अनिवार्य करने और बिना अनुमति के बोरिंग करने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान ला रही है, जो किसी भी कीमत पर राजस्थान में लागू नहीं होने दिया जाएगा। खाचरियावास ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पहले बोरिंग पर लगी रोक हटा दी थी, जिससे लोगों को पानी की समस्या से राहत मिली थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार रोकने के बजाय पानी की सुविधा को बाधित कर रही है। उन्होंने सरकार से नरेगा के तहत वाटर हार्वेस्टिंग लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसे काले कानून को जनता स्वीकार नहीं करेगी और इसे फाड़कर फेंक दिया जाएगा। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ऑक्सीजन रिसोर्स मैनेजमेंट में तकनीकी नवाचार के लिए मिला। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के मरम्मत और रखरखाव के केंद्रीकृत प्रबंधन से चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। अवार्ड प्राप्त करने के लिए RMSCL के अतिरिक्त निदेशक विक्रम सिंह सांखला और राज्य नोडल अधिकारी ऑक्सीजन प्रबंधन डॉक्टर प्रेम सिंह ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया। यह अवार्ड डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए दिया गया। आगे बढ़ेंगे जहां अजमेर शहर के व्यापार महासंघ के कार्यकारी सदस्यों ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। उन्होंने वासुदेव देवनानी का स्वागत साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और सम्मान पत्र भेंट कर किया।
इस अवसर पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता, प्रवीण जैन, सुरेश चारभुजा, भगवान चांदी राम सहित अन्य सदस्य मौजूद थे और वही संघ के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई भी देखी। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से टोंक के जलदाय विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष किशनलाल गुर्जर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे, जहां कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह राठौर, कुलदीप यादव प्रदेशाध्यक्ष वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने भी शिरकत की। इस मौके पर जलदाय मंत्री ने आगामी गर्मी के माह में पीने के पानी की किल्लत न हो सके, इसके लिए भी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में किसी भी तरह की कोई किल्लत देखने को नहीं मिलेगी। उन्हें टेक्निकल कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास है और इसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्य सिस्टमैटिक रूप से किए जा रहे हैं। आमजन को पीने का पानी मुहैया होगा, किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पानी हमारे पास खूब है। हमने पिछले जो 2019 से 2024 मार्च तक जो हमें काम करना चाहिए, पिछली सरकार ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और जहाँ पीने का पानी हो तो वहाँ सबसे पहले पानी की व्यवस्था होती है। पानी की व्यवस्था उन्होंने की नहीं। पानी की व्यवस्था कर दी तो उसको उठाने का काम नहीं किया, उठाने का काम कर लिया तो उसको फिल्टर करने का काम नहीं किया, फिल्टर कर लिया तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया तो सबसे सीधा काम था, मेहनत की नहीं उन्होंने, पैसे का उनको तुरंत दुरुपयोग करना था। उस उपभोक्ता के घर पे उस गांव में जाके पानी की टंकी बना दी, वहां पे लाइन डाल के उसके कनेक्शन कर दिया। अब उस टंकी में पानी कहाँ से भरे? तो आपने परिवहन करने का नहीं किया, पानी उठाने का सिस्टम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ भी जाते हैं तो वो उपभोक्ता कहता है साहब हमारे नल में पानी कब आए। अब हमारी सरकार आने के बाद के अंदर हमने लगभग 60,000 करोड़ की योजना पे हमने काम चालू किया, उनके टेंडर लगा दिए, उनके वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं, ताकि ये काम करते करते हमें कम से कम 3 साल लगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो जे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के निवेदन के आधार पर इसको मार्च 2028 तक बढ़ाया, जिससे ये योजनाएं पूर्ण होगी। अगर गलती से नहीं होती तो वास्तव में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो सिस्टम अभी हमारे पास है, उस सिस्टम को जितना पानी हमारे पास है उसका दुरुपयोग रोकते हुए, जितने भी अवैध कनेक्शन उनको रोकते हुए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सही करते हुए, हमारे सभी कर्मचारी सब मिलकर, हमारे सभी इंजीनियर मिलकर राजस्थान की जनता को दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कंटिजेंसी प्लान के तहत जो आपदा के लिए हमने जहाँ अवैध कनेक्शन रोकते हुए जनता का पूरा पानी जितनी रिक्वायर्ड हो पानी देने का काम करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।